दुनिया में कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल देती हैं। आज हम एक ऐसी किताब पॉलो कोएल्हो की दी एल्केमिस्ट के कुछ सबसे जरूरी हिस्सों की गहराई से पड़ताल करेंगे। और देखिए, कहानी में उतरने से पहले इस किताब की अपनी कहानी भी बड़ी कमाल की है। बिल्कुल। लेखक खुद बताते हैं कि जब ये किताब पहली बार छपी थी तो किसी ने इसे नहीं खरीदा। मतलब पहले प्रकाशक ने तो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म कर दिया था। सोचिए, एक लेखक के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है। पर कोएल्हो को अपनी कहानी पर, अपने काम पर पूरा यकीन था। हाँ, और यही किताब का वो सबसे मशहूर फलसफा, वो लाइन काम आई, जब आप सच में कुछ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हासिल कराने में आपकी मदद करती है। और हुआ भी वही। धीरे धीरे लोगों ने एक दूसरे को बताना शुरू किया और ये किताब ये तो एक आंदोलन बन गई। आज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। जी। और ये बात हमें सीधे कहानी के दिल में ले जाती है। कहानी है सैंटियागो नाम के एक गडरिये लड़के की, जो एक खजाने की तलाश में निकलता है। लेकिन ये किसी सोने चांदी की कहानी नहीं है। ये असल में अपने जीवन के असली मकसद को खोजने की कहानी है, जिसे लेखक व्यक्तिगत गाथा कहते हैं। तो चलिए इस सफर को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि इस आसान सी दिखने वाली कहानी में इतनी गहराई कहां से आती है। जरूर, शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सपने से। स्पेन का एक गडरिया लड़का सैंटियागो, उसे दुनिया घूमनी थी, इसलिए वो पादरी बनने के बजाय भेड़ें चराने लगा। और उसे बार बार एक सपना आता है कि मिस्र के पिरामिड के पास कोई खजाना गड़ा है। ये बात दिलचस्प है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग तो सपनों को बस सपना समझकर भूल जाते हैं। सैंटियागो अपने सपने को इतनी गंभीरता से क्यों लेता है? क्या ये उसकी गडरिये वाली जिंदगी से बोरियत का नतीजा है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है ये बोरियत नहीं, बल्कि एक बेचैनी है। वो अपनी भेड़ों की जिंदगी को बहुत अच्छे से समझता है। उन्हें बस खाना और पानी चाहिए। लेकिन वो महसूस करता है कि इंसानी जिंदगी वो इससे कहीं ज्यादा है। और वो सपना उस बेचैनी को एक दिशा देता है, एक मकसद देता है। वो उसे एक जिप्सी औरत के पास ले जाता है, जो सपने का मतलब बताने के बदले खजाने का 10वां हिस्सा मांगती है। और यहीं पहली बार उसे एहसास होता है कि सपनों की भी एक कीमत होती है, एक कमिटमेंट होता है। और फिर उसकी मुलाकात होती है मेल्कीजेडेक से, एक रहस्यमयी बूढ़े आदमी से जो खुद को सालेम का राजा बताता है। ये जो बातचीत है, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। यहीं पर वो सारे बड़े आइडिया सामने आते हैं जो इस किताब की नींव है। हाँ, और वो इन्हें एक एक करके नहीं, बल्कि एक सिस्टम की तरह पेश करता है। पहला है व्यक्तिगत गाथा, यानी वो काम जिसे करने के लिए आप इस दुनिया में आए हैं, आपका असली मकसद। राजा कहता है कि बचपन में हम सब जानते हैं कि हमारी व्यक्तिगत गाथा क्या है, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एक अनजान ताकत हमें यकीन दिला देती है कि इसे पाना नामुमकिन है। और इसी से जुड़ा है दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। बिल्कुल। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि एक पॉइंट के बाद हमारी जिंदगी हमारे हाथ से निकल जाती है और सब कुछ किस्मत के भरोसे चलने लगता है। ये वो बहाना है जो लोग अपनी व्यक्तिगत गाथा से मुंह मोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर इसी सिस्टम का तीसरा हिस्सा है जिसे राजा कहता है नए मुसाफिर की किस्मत। बिगनर्स लक। हाँ, बिगनर्स लक। यानी जब कोई इंसान दुनिया के सबसे बड़े झूठ को नकार कर अपनी व्यक्तिगत गाथा की तरफ पहला कदम बढ़ाता है, तो कायनात शुरुआत में उसकी मदद करती है। उसे छोटे छोटे संकेत मिलते हैं, छोटी छोटी सफलताएं मिलती हैं, ताकि उसका हौसला बना रहे। तो ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। व्यक्तिगत गाथा वो है जो हमें करना है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ वो है जो हमें रोकता है, और नए मुसाफिर की किस्मत वो छोटा सा धक्का है जो कायनात हमें सही रास्ते पर बने रहने के लिए देती है। एकदम सही। और इस बात को समझाने के लिए राजा उसे एक बेकर की कहानी सुनाता है। एक ऐसा बेकर जो हमेशा से घूमना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि पहले बेकरी खरीद लूं, कुछ पैसे जमा कर लूं, फिर बुढ़ापे में घूमूंगा। वो अपनी व्यक्तिगत गाथा को टालता रहा। राजा सैंटियागो को चेतावनी देता है कि वो बेकर वाली गलती ना करे। लेकिन एक मिनट, क्या ये सलाह थोड़ी गैर जिम्मेदाराना नहीं है? एक बूढ़ा आदमी एक जवान लड़के को कह रहा है कि वो अपना सब कुछ, अपनी भेड़ें जो उसकी पूरी जमा पूंजी है, सब बेचकर एक सपने के पीछे भागे जिसका कोई सबूत नहीं है। आज के जमाने में तो इसे कोई बेवकूफी कहेगा। बिल्कुल कहेगा। और यही इस किताब का सबसे बड़ा चैलेंज है। ये किताब तर्क या सुरक्षा की बात नहीं करती, ये दिल की आवाज और विश्वास की बात करती है।
राजा का संदेश ये है कि सबसे बड़ा रिस्क अपनी व्यक्तिगत गाथा को ना जीना है, न कि रास्ते में आने वाले खतरे। वो एक तरह से कह रहा है कि अगर तुम अपने दिल की नहीं सुनोगे तो उस बेकर की तरह एक सुरक्षित लेकिन अधूरी जिंदगी जियोगे। एक अजनबी की बातों पर यकीन करके अपनी पूरी जिंदगी, अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर लगा देना, ये सुनने में पागलपन लगता है। लेकिन सेंटियागो ये कर उजरता है। वो अफ्रीका के टैंजियर शहर पहुंचता है और कायनात उसकी पहली परीक्षा लेती है। पहले दिन उसका सारा पैसा चोरी हो जाता है और नए मुसाफिर की किस्मत खत्म हो चुकी थी। अब असली यात्रा शुरू हुई थी। वो एक अनजान देश में था, बिना भाषा जाने, बिना पैसे के, अकेला। इस पॉइंट पर उसके पास दो रास्ते थे, खुद को बेचारा मानना और किसी तरह घर वापस जाने की सोचना, या इसे अपनी यात्रा का एक हिस्सा मानकर आगे बढ़ना। और वो एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर काम करने लगता है। ये किरदार, ये मुझे हमेशा बहुत दिलचस्प लगा है। उसका सपना है कि वो मक्का जाए, पर वो कभी नहीं जाता। क्रिस्टल व्यापारी का किरदार बहुत ही दिलचस्प है, क्योंकि वो हम में से कई लोगों का आईना है। हम सब की जिंदगी में एक मक्का होता है, वो एक सपना जिसे हम पूरा करने से डरते हैं, क्योंकि डर इस बात का नहीं है कि हम नाकाम हो जाएंगे, बल्कि इस बात का है कि अगर कामयाब हो गए तो उसके बाद क्या। वो सपना हमें एक मकसद देता है, और उसे हासिल करने का मतलब है एक नई पहचान, एक नया मकसद ढूंढना। ये उस आरामदेह सपने को खोने का डर है जो लोगों को पहला कदम उठाने से रोकता है। वो तो ये भी कहता है कि ये मक्का जाने का विचार ही है जो मुझे जिंदा रखता है। ये कितनी दुखद बात है। वो सपने को जीना नहीं चाहता, वो बस सपने का सपना देखना चाहता है। और सेंटियागो उसके ठीक उल्टा है। वो सिर्फ सपने नहीं देखता, वो एक्शन लेता है। वो दुकान में नए नए आइडिया लाता है, जैसे क्रिस्टल के ग्लासों में चाय बेचना। वो दुकान की किस्मत ही बदल देता है। 1 साल में वो इतने पैसे कमा लेता है कि वो पहले से 2 गुनी भेड़ें खरीदकर स्पेन लौट सकता है। और वो लगभग ये फैसला कर भी लेता है ना? वो वापस घर जाने के लिए तैयार है। ये भी तो एक तरह का आरामदेह रास्ता है। बिल्कुल। ये कहानी का एक और अहम मोड़ है। उसने अपनी असफलता को सफलता में बदल दिया था। वो चाहता तो एक सफल व्यापारी बनकर टैंजियर में ही रह सकता था, लेकिन उसे एहसास होता है कि भेड़ें खरीदना उसका सपना नहीं है, उसका सपना तो पिरामिड है, और वो अपनी व्यक्तिगत गाथा को जारी रखने का मुश्किल फैसला लेता है। तो वो पैसे लेकर रेगिस्तान पार करने वाले एक कारवां में शामिल हो जाता है, और यहाँ उसकी मुलाकात होती है एक अंग्रेज से जो कीमियागर को ढूंढ रहा है। और ये 2 तरह के ज्ञान का टकराव है। अंग्रेज ज्ञान को किताबों में ढूंढ रहा है। वो मानता है कि अगर उसने सही किताबें पढ़ ली तो उसे कीमिया का रहस्य पता चल जाएगा। दूसरी तरफ सेंटियागो है जो दुनिया को पढ़कर सीख रहा है। वो भेड़ों से सीखता है, रेगिस्तान से सीखता है, हवा के संकेतों से सीखता है। इसे लेखक दुनिया की भाषा कहते हैं। लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। जी, एक ऐसी समझ जो शब्दों से परे है, जो ऑब्जर्वेशन और अनुभव से आती है। महीनों के सफर के बाद कारवां एक नखलिस्तान पहुंचता है, और वहां एक कुएं पर सेंटियागो की मुलाकात फातिमा से होती है। उसे पहली ही नजर में प्यार हो जाता है, और उसे लगता है कि शायद फातिमा ही उसका असली खजाना है। उसे लगता है कि अब उसे पिरामिड जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा जाल है जिसमें कई लोग फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि प्यार और जिम्मेदारियां उनके सपनों के आड़े आती हैं, लेकिन किताब एक बहुत खूबसूरत बात कहती है, सच्चा प्यार आपको कभी आपकी व्यक्तिगत गाथा से दूर नहीं करता। अगर वो करता है तो वो सच्चा प्यार नहीं है। और फातिमा भी यही करती है। वो सेंटियागो को आगे जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि रेगिस्तान की औरतें अपने मर्दों का इंतजार करना जानती हैं। ये प्यार उसकी यात्रा में रुकावट नहीं, बल्कि एक वजह बन जाता है, एक प्रेरणा बन जाता है कि उसे वापस लौटना है। बिल्कुल। और इसी नखलिस्तान में उसकी मुलाकात असली कीमियागर से होती है। एक दिन आसमान में बाजों को लड़ते देख सेंटियागो को एक पूर्वाभास होता है कि नखलिस्तान पर हमला होने वाला है, जो कि एक तटस्थ जगह मानी जाती है। वो कबीले के सरदारों को चेतावनी देता है। पहले तो वो उसकी बात नहीं मानते, लेकिन फिर उसकी भविष्यवाणी सच हो जाती है। वो नखलिस्तान को बचा लेता है और उसे हीरो बना दिया जाता है। उसे बहुत सारा सोना और सलाहकार का पद मिलता है। अब सेंटियागो के पास सब कुछ है, पैसा, इज्जत, प्यार। अब तो उसे बिल्कुल पिरामिड जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, और यही सबसे बड़ी परीक्षा है, सफलता। कभी कभी असफलता से बड़ा भटकाव हो सकती है। हाँ। आप आरामदेह हो जाते हैं,
लेकिन कीमियागर उसे आकर झिंझोड़ता है। वो कहता है कि अगर तुम यहीं रुक गए तो कुछ साल खुश रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारे अधूरे सपने का बोझ तुम्हें खा जाएगा। तुम्हारी व्यक्तिगत गाथा हमेशा तुम्हें पुकारती रहेगी। और तब वो उसे अपने 7 पिरामिड की तरफ ले जाता है। रास्ते में वो उसे बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन सबसे बड़ी परीक्षा तब आती है जब उन्हें एक लड़ाकू कबीला पकड़ लेता है। और यहाँ कीमियागार एक बहुत बड़ा दांव खेलता है। वो सरदार से कहता है कि ये लड़का बहुत ताकतवर है, ये खुद को हवा में बदल सकता है, और वो सेंटियागो को ये करने के लिए 3 दिन का वक्त देता है, वरना दोनों को मार दिया जाएगा। सेंटियागो की तो हालत खराब हो जाती है। उसे नहीं पता कि ये कैसे करना है। यूं तो कोई जादू है। यहीं कीमियागर उसे सबसे जरूरी सबक सिखाता है। वो कहता है, किसी सपने को हासिल करने में सिर्फ एक ही चीज रुकावट बनती है, असफलता का डर। सेंटियागो डर से बाहर निकलकर कोशिश करने का फैसला करता है। वो रेगिस्तान से, हवा से और सूरज से बात करता है। ये बातचीत कोई पागलपन नहीं है, ये एक गहरा ध्यान है। ये कहानी का सबसे रहस्यमयी हिस्सा है। इसका असली मतलब क्या है? ये इस फलसफे का चरम है। जब सेंटियागो रेगिस्तान, हवा और सूरज से जुड़ता है तो उसे एहसास होता है कि हर चीज की एक आत्मा है, और ये सारी आत्माएं एक बड़ी विश्व की आत्मा का हिस्सा हैं। उसे समझ आता है कि उसकी अपनी आत्मा भी उसी ईश्वर की आत्मा का एक टुकड़ा है। और जब आप इस एकता को महसूस कर लेते हैं तो आप प्रकृति के नियमों से परे जा सकते हैं। वो सच में खुद को हवा में नहीं बदलता, बल्कि वो विश्व की आत्मा से जुड़कर हवा को अपना काम करने के लिए प्रेरित करता है। एक भयंकर रेत का तूफान आता है और कबीले वाले डरकर उन्हें जाने देते हैं। और यहाँ कहानी का वो मोड़ आता है जो आपके होश उड़ा देता है। सेंटियागो जब उन्हें बताता है कि वो एक सपने के पीछे यहाँ तक आया है, तो लुटेरों का सरदार उस पर जोर जोर से हंसता है। वो कहता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि सपनों पर यकीन करे। उसे भी कई बार सपना आया है कि स्पेन में एक टूटे हुए चर्च के अंदर एक गूलर के पेड़ की जड़ों में खजाना गड़ा है। और बूम, सेंटियागो को अपना असली संकेत, अपना जवाब मिल जाता है। हाँ, खजाना मिस्र में था ही नहीं, वो तो वहीं था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वो वापस स्पेन जाता है उसी चर्च में, और उसे वहां सोने और कीमती पत्थरों से भरा संदूक मिल जाता है। जब मैं पहली बार इस कहानी के अंत पर पहुंचा था तो मुझे, सच कहूं तो, थोड़ा गुस्सा भी आया। मतलब इतनी मेहनत, इतना खतरा, सब कुछ खो दिया, और खजाना घर के आंगन में ही था। एक पल को लगा कि सेंटियागो के साथ मजाक हो गया। क्या वाकई ये पूरी यात्रा जरूरी थी? बिल्कुल जरूरी थी, और यही इस किताब का सबसे खूबसूरत संदेश है। अगर वो यात्रा पर नहीं निकलता तो उसे कभी पता नहीं चलता कि खजाना कहाँ है। लुटेरों के सरदार की बात वो कभी नहीं सुन पाता। लेकिन असली खजाना वो सोना नहीं था, असली खजाना वो यात्रा थी। यात्रा ने उसे बदल दिया पूरी तरह से। उस यात्रा ने उसे दुनिया की भाषा सिखाई, उसे प्यार का मतलब समझाया, उसे अपनी आत्मा की ताकत का एहसास कराया। वो एक साधारण गडरिया लड़का था जो एक ज्ञानी इंसान बन गया, जो अब हवा से बात कर सकता है। खजाना पाने के लिए दूर जाना जरूरी था ताकि वो उस जगह को ठीक से समझ सके जिसे उसने छोड़ा था। उसे वो बनने के लिए यात्रा करनी पड़ी जो उस खजाने के लायक था। जैसा कि कोयलो ने खुद कहा था, उनका खजाना हमेशा उनके पास था, लिखने की उनकी कला। लेकिन उसे दुनिया के सामने लाने के लिए उन्हें अपनी प्रकाशकों द्वारा नकारे जाने की यात्रा से गुजरना पड़ा। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। हम सब खजाने की तलाश में हैं, सफलता, खुशी, प्यार। लेकिन क्या वो खजाना कहीं बाहर है, किसी पिरामिड के नीचे, या फिर वो हमारे अंदर ही है, हमारी अपनी काबिलियत, हमारी अपनी समझ, जिसे खोजने के लिए हमें एक लंबी जर्नी पर निकलना पड़ता है। शायद असली खजाना वो इंसान बनना है जो हम उस यात्रा के अंत में बनते हैं।